मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले जो टॉपिक था उसमें इलास्टिसिटी या डिमांड के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी होती हैं। आज हम लोग डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो हम लोगों ने देखा था व्हेन प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटी चेंजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ईच कमोडिटी रिएक्ट एज द डिफरेंट मैटर। आप लोग देख रहे थे कि जब भी क्या होता है, अगर हम लोग मार्केट की बात करें, आप मार्केट की बात करो, मार्केट में जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि एक के प्राइस इंक्रीज हुए तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। कभी कभी प्राइस इंक्रीज होंगे, डिमांड डिक्रीज ही नहीं होगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। कभी कभी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड में इंक्रीज होने की बजाय कुछ भी नहीं होगा। तो किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, बहुत सारे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर प्राइस मेडिसिन के बढ़ जाए तो उसकी डिमांड में चेंज आएगा? नहीं चेंज आएगा। प्राइस घट जाए तब भी उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन उसी जगह आप डीवीडी ले लो, सीडी प्लेयर ले लो, या फिर आज की डेट में टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, इनकी प्राइसेज अगर घटते हैं तो इनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आने के चांस रहेंगे। इसमें क्या होगा? ज़्यादा चेंज होगा। तो ये किस रेशियो में होगा, कैसे होगा चेंजेस, इसी को आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हर गुड्स के साथ रिएक्शन जो होता है मार्केट का वो अलग होता है। यानी कि प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये अलग अलग होता है। तो हम जो ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होती है 5 कैटेगरी में बांटी गई है। 5 कैटेगरी में बांटने का मतलब क्या है? तो हमने यहाँ पर इसको 5 कैटेगरी में लिखा हुआ है। एक को मैंने लिखा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा हाईली इलास्टिक डिमांड, फोर्थ वन इज द लेस इलास्टिक डिमांड एंड लास्ट वन इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। इसको दूसरी लैंग्वेज में दीज आर द 5 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है जो कितने कैटेगरी के? 5 कैटेगरी के हैं। एक एक कैटेगरी को हम लोग एक एक सिस्टम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं और इस कैटेगरी को पढ़ने में हम 3 चीज़ों को यूज करेंगे। पहली जो डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है, दूसरा इसका शेड्यूल कैसे बनेगा, और तीसरा इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो हम लोग तीनों तरह से इसको लेकर इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिफिनीशन आप सब देख रहे होंगे। When there is an infinite demand at the particular price and demand becomes zero with an slightly rise in the price, then the demand for the such commodity is said to be perfectly elastic। इसका मतलब ये कि अगर प्राइस में चेंज ना हो तब भी डिमांड इंक्रीज हो या डिमांड क्या हो, डिक्रीज हो, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। लेकिन अगर प्राइस हल्का सा बढ़ गया तो डिमांड पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। तो ऐसी गुड्स के उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। और ये आसानी से हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स अवेलेबल नहीं होते मार्केट में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखा जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? ED इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको? ED इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि वैसे भी एक तरफ प्राइस हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। क्या था? एक तरफ प्राइस और दूसरी तरफ क्वांटिटी। तो प्राइस 10 रुपये था और फिर भी 10 रुपये है, लेकिन क्वांटिटी पहले 15 थी, अब बढ़कर 20 हो गई। अब तो इसको हम लोग दूसरी तरह, अगर इसके शेड्यूल को आप देख रहे हो तो इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो? कि चेंज इन क्वांटिटी बट नो चेंज इन प्राइस। यानी कि नो चेंज इन प्राइस बट चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस में चेंज ना हो लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो, तो इसको क्या कहते हैं? ED इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसको हम लोग जब डायग्राम में बनाएंगे तो आप डायग्राम में देखोगे, डायग्राम तो सभी को पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पर हम O या 0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको O या 0 से इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे क्या होगा। ये लाइन जो y एक्सिस है ये प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, और जो x एक्सिस है ये Q को यानी क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये डायग्राम कैसे बनेंगे? जब प्राइस में चेंज नहीं हो रहा तो प्राइस हमेशा पैरेलल रहेगी किसके? x एक्सिस के।
क्योंकि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। क्वांटिटी में क्या होगा, पहले Q था, बढ़ करके Q1 हो सकता है, घट या डिक्रीज होकर Q2 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि प्राइस में चेंज नहीं है, बट क्वांटिटी कैन भी इंक्रीज और डिक्रीज। ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे इसको हम और 10 लेके जाते हैं, 15 की बजाय यहाँ 10 ही रह जाती। तो क्या हो जाता है कि प्राइस में चेंज ना हो, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकती है और क्वांटिटी डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसको बहुत आसान से शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मीन व्हेन नो चेंज इन प्राइस व्हेन चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस में चेंज ना हो लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो जाए तो उसको ही हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि इसमें डिमांड लाइन किसका हॉरिजॉन्टल है, हमेशा किसका हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है। तो इस तरह इसको हम लोग यहाँ पर इसको शो किया गया है। ये शेड्यूल हो गया और ये डायग्राम हो गया। शेड्यूल में बस एक ही चीज़ है कि प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी में हो रहा, और डायग्राम भी यही शो कर रहा है कि प्राइस लाइन में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन क्वांटिटी में अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब हम लोग इसके दूसरे उसमें आते हैं, जो सेकेंड इसका दिया गया है। सेकेंड क्या है इसका, फर्स्ट तो कंफर्म हुआ, तो सेकंड इसकी जब हम लोग देखेंगे तो सेकंड क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन द प्राइस देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको क्या बोला जाता है, ED इक्वल टू 0। क्या बोला जाता है, ED इक्वल टू 0। ये उसके जस्ट उल्टा है। वहां पर क्या था कि प्राइस में कोई चेंज नहीं था और क्वांटिटी में चेंज था। यहाँ उल्टा है, क्वांटिटी 10 है तो 10 ही रहेगी, प्राइस 5 था तो ये 10 हो गया, 15 हो गया। क्या दिख रहा है, अगर शेड्यूल पे इसको आप देखोगे तो चेंज इन प्राइस बट नो चेंज इन क्वांटिटी। एक आसान सी डिफिनेशन क्या हो गई कि क्या हो गई, व्हेन चेंज इन प्राइस बट नो चेंज इन क्वांटिटी, तो इसको इट इज नोन एज द परफेक्टली इन इलास्टिक। ED इक्वल टू 0। इसको डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो डायग्राम में फिर वही सेम चीज, एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो अब किसके पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस के। ये डिमांड लाइन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा, प्राइस क्या हो रहा, चेंज हो रहा, यानी P था P1 हो गया या P2 हो गया, लेकिन क्वांटिटी जो Q थी वहीं पर बनी हुई, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर प्राइस में चेंज आए और क्वांटिटी में ना आए, मतलब प्राइस में चेंज हो रहा हो लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये यहाँ पर क्या है, कैसी लाइन है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। डिमांड लाइन में वाई एक्सिस के साथ में, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब हम लोग थर्ड इसमें आते हैं। थर्ड का मतलब क्या है कि थर्ड इसको देखेंगे तो थर्ड वन में आपको देखने को मिलेगा क्या, हाईली इलास्टिक डिमांड। क्या है, हाईली इलास्टिक डिमांड। इसकी डिफिनेशन आप लोग देख रहे हो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ज्यादा है, और प्राइस में चेंजेस क्या है, कम है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ED इज ग्रेटर देन 1। ED किससे ज्यादा है, यानी चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। डिमांड में ज्यादा चेंज हो और प्राइस में क्या हो, कम चेंज हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक। ये हाईली इलास्टिक होता है। इसको फिर से हम समझने की उसी तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें P और Q ही लेना है। P क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के ही रिलेशनशिप को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। तो मैं यहाँ पर इसको ले लूँ प्राइस और यहाँ पर क्या कर लूँ, क्वांटिटी। प्राइस पहले 10 था तो क्वांटिटी भी पहले कितनी थी, 10 थी। प्राइस घटकर कितना हुआ, 5,
और क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो गई 30। तो इसके सेंस में देखेंगे तो प्राइस 10 से 5 हुआ, इसका परसेंटेज कम चेंज हुआ, और 10 से 30 हो गई, यहाँ पर परसेंटेज क्या हो गया, ज़्यादा चेंज हो गया। अगर परसेंटेज निकालने की कोशिश करें तो क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा 50% चेंज हुआ। यहाँ कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 300% चेंज हो गया। यहाँ 50 और ये 300%, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। इसको अगर हम लोग इससे बनाने की कोशिश करें फिर डायग्राम से, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो वाई एक्सिस तो हमेशा प्राइस को और ये किसको हमेशा क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइस और जब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको हमें देखना पड़ेगा। देखना क्या है, इसका यहाँ से जो गैप दूरी है वो कम लेंगे और इधर की दूरी, क्योंकि चेंज ज़्यादा किसमें हो रहा है क्वांटिटी में, और किसमें चेंज कम हो रहा है प्राइस में। तो ये लाइन बिना इनको वो किए भी आप बना सकते हो। अब ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी और प्राइस को कम, तो इसको आपको खुद ही दिखाई देगा जब इसको डायग्राम आप बनाओगे। डायग्राम बनाने में डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा, Q1 P1। प्राइस क्या हो रहा है कम चेंज हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रहा है ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो प्राइस और क्वांटिटी में ये डिफरेंस आ गया। तो चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी, या चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। तो ये इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हाईली इलास्टिक डिमांड। तो ये क्या हो गई हाईली इलास्टिक डिमांड। तो ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो गया। इसको दूसरी लैंग्वेज में ईडी इज ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम से आपको सबको पता ही चल रहा होगा कि जब क्या था प्राइस ओपी था, क्या था प्राइस ओपी था, तो ये क्या थी ओक्यू थी। और जब प्राइस क्या हुआ ओपी प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या होगी ज़्यादा डिक्रीज होगी। तो चेंज जो प्राइस का है वो कम है और चेंज इन क्वांटिटी क्या है ज़्यादा है। तो फिर इसके बाद हम इसके थर्ड उसमें जाते हैं। तो ये इस बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इसके हम लोग अगर थर्ड पोर्शन में जाएं, थर्ड क्या है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में जाते हैं तो क्या है लेस इलास्टिक डिमांड। जो थर्ड था उसका जस्ट उल्टा। थर्ड में हम लोगों ने देखा था चेंज इन प्राइस क्या था कम था और चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा था। यहाँ उल्टा होगा, 10 से 30 हो गया और ये 10 से 5 हुआ। क्योंकि हमेशा लिखने में ध्यान रखना है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटना ही घटना है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा होता है। क्योंकि लास्ट डिमांड आप पढ़ चुके हो तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर इसको तो वही डायग्राम भी जब इसका आप बनाओगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई 0, वाई एक्सिस प्राइस को, एक्स एक्सिस क्यू को। यहाँ उस बार क्या लिया था इस जगह इसकी दूरी हमने कम ली थी और उसकी दूरी ज़्यादा, आपकी उल्टा है। इसकी दूरी हम ज़्यादा लेंगे और यहाँ पर कम लेंगे। इसका मतलब कि चेंज इन प्राइस ज़्यादा होना है और चेंज इन क्वांटिटी कम। तो आप देखोगे जब प्राइस ओपी था तो क्वांटिटी क्या थी OQ। जब प्राइस OP1 हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई OQ1। तो प्राइस ज़्यादा डिक्रीज हुआ और क्वांटिटी क्या हुई कम इंक्रीज हुई। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हेन चेंज, इसको डिफिनेशन इसमें लिखी हुई है। डिफिनेशन में क्या है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस देन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। इसी को लेस इलास्टिक या इसी को क्या बोला जाता है इन इलास्टिक भी बोला जाता है। तो ये होगा तो इसको दूसरे यहाँ पर ईडी ग्रेटर देन 1 था तो यहाँ ईडी क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं ईडी इज लेस देन 1। तो इसमें क्या होगा चेंज इन प्राइस ज़्यादा चेंज इन क्वांटिटी कम, और इस तरह से डायग्राम की प्राइस की चेंज ज़्यादा दिखाई दे रही, क्वांटिटी का चेंज जो है वो आपको कम दिखाई दे रहा। तो यहाँ इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा फोर्थ है। फिर इसमें फिफ्थ जो और लास्ट वन इसको आप देखोगे तो फिफ्थ और लास्ट में जब इसको हम लोग देखते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो इसको बोलते हैं ED = 1।
न कम और न ज़्यादा। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर द सच कमोडिटी इज सेड टू बी इन क्या यूनिटरी इलास्टिक। कह रहा जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दोनों बराबर तो उसको यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है। इसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आप इसका डायग्राम या शेड्यूल इसका हमें बनाना हो तो एक सिंपल सा इसका डायग्राम वो रहता है कि हम प्राइस ले लेते हैं, फिर उसी तरह से प्राइस और इधर क्या ले लेंगे क्वांटिटी। मान लीजिए प्राइस पहले 20 था, अब घटकर कितना हो गया 10, तो क्वांटिटी पहले कितनी थी 100 थी, अब 150 हो गई, मतलब 50% डिक्रीज हुई तो उधर 50% क्या हो गई है इंक्रीज। जितना ये डिक्रीज उतना ही परसेंट ये इंक्रीज। तो ये 20 से 10 हुआ, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 50% निकलेगा। ये 100 से 150 हुआ, परसेंटेज निकालेंगे तो 50% निकलेगा। तो दोनों में चेंजेस क्या है 50%। इट्स मीन व्हेन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस का चेंज किसके बराबर हो क्वांटिटी के चेंज के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ईडी इक्वल टू 1। इसको जब डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में फिर उसी तरह से हम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, अब इसमें देखना है कि जितना गैप इसमें ले उतना ही गैप इसमें लेंगे और ये दोनों लाइनों को हम ऑलमोस्ट मिला देंगे। तो आप देखोगे जब यहाँ पर डायग्राम बनाओगे तो जितना चेंज इधर हो रहा उतना ही चेंज इधर हो रहा। अगर OP ये था तो OQ ये था, जब OP 1 हुआ तो OQ 1 हो गया। तो चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू चेंज इन प्राइस। अब कैसा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है। इसके डायग्राम को कई बार कर्व के रूप में ही बनाया जाता है। कर्व के रूप में कैसे बनाने के मेरा मतलब क्या है, इस तरह से इसके डायग्राम को बनाया जाता है क्योंकि इसको यूनिटरी कर्व के रूप में ही देखा जाता है। ये डिमांड लाइन है, बाकी सब कर्व के रूप में नहीं बनती, बना भी सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको हम लोग अगर क्विक रिकैप करें, एक क्विकली इसको देखें तो आप देखोगे इसके डायग्राम को एक डायग्राम के द्वारा इसको रिकैप किया जाता है। इस तरह इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग इसका पॉइंट ले लेते हैं। तो एक लाइन इस तरह बनेगी, एक लाइन इस तरह बनेगी। तो इस तरह और इस तरह की ये दोनों लाइनें आपको याद होगा। फिर इसके बाद एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ये तो सबको याद है कि ये तो क्या था ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट था क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये किसके है तो ईडी इक्वल टू 0, वाई के जो पैरेलल थी 0 था। ये यूनिटरी इलास्टिक हो गई, ईडी इक्वल टू 1 क्योंकि ये बराबर है। ये क्या है क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रही है तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1। तो ये क्विक रिकैप है। इसको ये कौन सी हो गई परफेक्टली इलास्टिक हो गई, ये हाईली इलास्टिक हो गई, ये यूनिटरी इलास्टिक हो गई, ये लेस इलास्टिक हो गई और ये इन इलास्टिक हो गई। परफेक्टली इन इलास्टिक के नाम से इसको जाना जाता है और इस तरह भी इसका डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह की भी गुड्स हमें देखने को मिलती है और इस तरह के गुड्स में भी हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। कुछ में हम लोग कर सकते हैं कि जो इसका क्या कहते हैं प्राइस में चेंज हो ना, ये मेडिसिन हो सकती है। लेस इलास्टिक में क्या होती है हाईली लग्जरियस गुड्स होता है कि प्राइस कितना भी चेंज हो डिमांड में कमी चेंज होता है। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होता है सेमी लग्जरियस गुड्स होती हैं जिसमें प्राइस क्या होती जाती है कम चेंज होंगी लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। यूनिटरी इलास्टिक भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं, उस बेस से इसको किया जाता है। तो ये एक इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। उसके पहले हम लोग इसको ख़त्म करें ये चैप्टर, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसके कारण इलास्टिसिटी में इस तरह के चेंजेस देखने को मिलता है। तो वो टर्म्स हम लोग जानने की कोशिश करते हैं लास्ट टॉपिक के साथ में कि सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की जो प्राइस इलास्टिसिटी है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इसको केवल एक जनरल
टर्म के रूप में हम इसको देख लेते हैं जनरली इसको, और एक जनरल टॉपिक भी है ये हमारे सब्जेक्ट का, क्योंकि हमने देखा है कि कब किसी चीज़ में डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही, किसी में प्राइस के कंपेरिजन में कम चेंज हो रही, किसी में प्राइस के बराबर चेंज हो रही, और किसी में चेंज ही नहीं हो रही, और किसी में प्राइस चेंज नहीं हो रहा लेकिन डिमांड चेंज होती चली जा रही है। तो ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग देखेंगे कि ये कई बार क्या होता है नेचर ऑफ कमोडिटी का। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटी हैं। नेसेसरी गुड्स हैं, कंफर्ट गुड्स हैं, लग्जरियस गुड्स हैं, सेमी लग्जरियस गुड्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो नेसेसरी आइटम में जनरली क्या काम करता है, परफेक्टली इलास्टिक का काम होता है। फिर लग्जरियस जो गुड्स होती हैं वो उसमें भी हमें क्या होता है, हाईली इलास्टिक हो सकता है, लेस इलास्टिक हो सकता है। तो ये गुड्स के बेसिस को हम लोग देखेंगे किस तरह से कर, तो कई बार गुड्स के हिसाब से भी होता है। जैसे हाईली लग्जरियस गुड्स हैं तो प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है लेकिन डिमांड में कम होता है, तो लेस इलास्टिक होता है। सेमी लग्जरियस होते हैं तो प्राइस में कम चेंज होगा लेकिन डिमांड में ज़्यादा, तो हाईली इलास्टिक हो गए। कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिसमें लगभग सेम चेंज हो जाता है, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह में काफ़ी हद तक ऐसा होता है। फिर होता है एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट फैक्टर। फर्स्ट तो इसका फैक्टर क्या हो गया, नेचर ऑफ कमोडिटी। सेकेंड फैक्टर क्या हो गया, एबिलिटी ऑफ दी सब्स्टिट्यूट। तो बहुत सारे गुड्स इस बात पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि प्राइस ज़्यादा चेंज होगा कि कम, प्राइस का चेंज का इम्पैक्ट क्वांटिटी में ज़्यादा होगा कि कम, प्राइस बढ़ा तो उसका किस लेवल पे होगा। तो ये डिपेंड करता है, क्या कहते हैं, डिमांड फॉर कमोडिटी विद द लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट विल बी मोर इलास्टिक। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है तो ज़्यादा इलास्टिक होगी, कम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है तो कम इलास्टिक होगी। ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक के प्राइस अगर घट जाए तो जितने ऑप्शंस वाले थे, जैसे अगर मान लीजिए थम्स अप के प्राइस घट जाते हैं तो ड्यू था, फिर उसके साथ क्या था, वो स्प्राइट था, फिर कोको कोला था, फिर पेप्सी था, माजा था, ऐसे बहुत सारे आइटम थे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के प्राइस घट गई थम्स अप के, तो क्या हुआ, सबके कुछ ना कुछ कंज्यूमर्स किसमें मूव कर गए, थम्स अप में। तो थम्स अप की डिमांड अचानक क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा डिमांड, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होंगे तो डिमांड में कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें उतने कंज्यूमर्स होंगे ही होंगे। ऐसे ही होता है इनकम लेवल। इनकम लेवल का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनी कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप और कंपेरिजन दो टू द पीपुल ऑफ पुअर सेक्शन ग्रुप, कि जैसे अगर हायर इनकम ग्रुप वाले हैं तो वहाँ ज़्यादा इनकम का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अब पुअर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों, रिच अगर है तो उनकी वैसे भी इतनी इनकम होती है कि वो गुड्स को पहले ही अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, इसलिए इनकम बढ़ने में वो कभी गुड्स को, जैसे अगर एक बहुत रिच आदमी है, मुकेश अंबानी है, अगर उनकी इनकम 1 करोड़ और बढ़ जाए तो उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उनके पास कार भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वहीं एक गरीब आदमी की अगर 50,000 में इनकम बढ़ जाए तो उसकी डिमांड अचानक बढ़ जाएंगी, जो उसके पास नेसेसिटी आइटम नहीं है या जो जनरली लग्जरियस गुड्स नहीं, उनकी परचेज की वो सोचने लगेगा। ऐसे लेवल ऑफ प्राइस पे भी डिपेंड करता है। जितनी कॉस्टली गुड्स होती है उनमें प्राइस ज़्यादा चेंज होता है लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं आता, क्योंकि उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो जनरल गुड्स होते हैं, लग्जरियस गुड्स होती हैं, कम प्राइस लेवल की होती हैं, उसमें चेंजेस क्या होते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं। तो कैसे, अगर फ्रिज है, टीवी, अगर सस्ती टीवी 5-10 हज़ार, 10,000, 12,000, 15,000 वाली, तो इसके प्राइस चेंज होने पर, क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ ज़्यादा है। वही टीवी 2.5 लाख वाली हो तो उसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर कम है, तो उसके 10,000, 20,000 प्राइस भी घट्टे में कंज्यूमर वही रहेंगे। यहाँ का जो पुअर सेक्शन है, जो 10-15,000, 20,000 की टीवी खरीद रहा वो नहीं जाएगा, लेकिन जो 15,000 की टीवी को गेस कर रहा है कि अगर 12,000 में आ जाए तो खरीद लें, तो यहाँ डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ यूजेज होता है कि बहुत सारी ऐसी कमोडिटी जिनके नंबर ऑफ यूजेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उनके जब ज़्यादा यानी सेवरल यूजेज होते हैं तो उसमें इलास्टिक जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर उसके प्राइस घटे तो सब के सब लोग उसमें आ जाते। जैसे पेट्रोल के प्राइस घट गए तो हर जगह ही कार में भी यूज होने लगेगा, तमाम जनरेटर में भी यूज होने लगेगा और मशीनरीज में यूज होने लगेगा। प्राइस बढ़ गया तो उसके यूजेस कम हो जाएंगे।
ऐसे ही रहता है शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में शेयर ज़्यादा है तो फिर डिमांड ज़्यादा होगी, अगर कम है तो हमारी इनकम बढ़ेगी तब भी उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये कुछ फैक्टर है। कौन कौन सा फैक्टर था? पहला नेचर ऑफ कमोडिटी जो डिमांड को अफेक्ट करता है, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है, तीसरा इनकम लेवल है, चौथा है लेवल ऑफ प्राइस है, पांचवा है यानी कि का नंबर ऑफ यूजेज, छठवां है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, एक और है पोस्टपोननेस ऑफ कमोडिटी, जिसकी कमोडिटी को हम पोस्टपोन कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो नेसेसिटी होती है, हमें लेना ही लेना है, बहुत सारी ऐसी हैं कि हम प्राइस के लिए उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो अगर उसके थोड़े प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड बहुत घट जाती है, क्योंकि सबके सब उसको वेट करते हैं कि इसका प्राइस जब घटेगा तभी उसको परचेज करेंगे। अगर उसको प्राइस घट गया और उनको लग रहा अभी और घटेगा तब भी लोग पोस्टपोन कर लेते हैं। जैसे गोल्ड के प्राइस मान लीजिए घट रहे हैं तो लोगों को अब इसलिए पोस्टपोन करते जाएंगे कि सोचेंगे इसके और घट जाए तब इसको परचेज करें। तो इसके कारण भी कई बार ऐसा होता है कि दीज आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में आएंगे। ओके, थैंक यू।